सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े और स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। ठीक है, सो ये टॉपिक आप देख लो, दैट इज़ डीप सीक इमरजेंस इन द एआई इंडस्ट्री। एक टॉपिक आपका आ जाता है साइंस टेक का। GSLV F15 इस पर और भी आएगा। तो साइंस टेक का WHO गाइडलाइन सोडियम के ऊपर, टेरेस आइलैंड जोग्राफी के अंदर है। कॉस फ्लावर एनवायरनमेंट का टॉपिक है। गुलन बेरे सिंड्रोम इंटरनल साइंस का टॉपिक है। नया करपट्टी टंगस्टेन ब्लॉक ऑक्शन, इसमें आपका पॉलिटी भी आ जाता है प्लस ज्योग्राफी भी आ जाता है। बर्थ राइट सिटीजनशिप IR का टॉपिक है। ये इसके नीचे जो कैटेगराइजेशन है 268 डी नोटिफाइड सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स, ये आपका पॉलिटी का आ जाता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया, तो अपडेट आई विल अपडेट। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। 5 AM सीरीज़ आप लोग मिस नहीं करना है। ठीक है, जो भी कंटेंट आ रहा है, ये क्वेश्चन आप देख लो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, आपको करना है। तो आप बताओ कैसे होगा। रिपब्लिक डे ऑफर अभी आपका चल रहा है, तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर से उठाना है। खासतौर से देखो, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन करना है। इसकी डिटेल लास्ट में डिस्कस करेंगे और मैं आपको शो भी करूँगा क्योंकि ओल्ड NCERT के 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उसको भी कवर करने में 6-7 लेक्चर्स लगेंगे, तो इस वीक में और नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। IR के लगातार आपको IR इंटरनेशनल रिलेशन के जो टॉपिक्स है वो आपको अब मिल ही रहे हैं। IR जो बेसिक्स है और करंट अफेयर के लेक्चर्स भी क्रैश कोर्स के अंदर मिलने लग गए हैं। तो क्रैश कोर्स में सब कुछ आपका कवर होगा। अप्रैल एंड में सब कुछ कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो इसमें सब कुछ कवर है, साइंस टेक, एग्रीकल्चर फॉर GS, IR, इकोनॉमी। इसके अलावा न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर जो है MCQs फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन भी है और वीडियो लेक्चर भी पूरे करंट अफेयर्स के हैं। सब कुछ आपके एक कोर्स के अंदर ही है। PT 730 भी इंक्लूडेड है, 2 साल का करंट अफेयर्स इस कोर्स के। तो एक कोर्स में हर चीज़ है। बाकी सेपरेट भी है इन कोर्सेज को, अगर आप सेपरेटली लेना चाहते हैं स्पेसिफिक तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, या फिर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जो अमाउंट शो कर रहा है उससे आपका रिड्यूस हो जाएगा 50%। ठीक है, तो अभी आपने फॉर्म फिल किया है तो ये भी आपके पास मौका अच्छा है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें। कहीं से भी पढ़ रहे हैं बट कंटेंट यहाँ डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज से सारी चीज़ें कवर आपकी कराई जाएंगी। चाइना डीप सिक्स जोल्ड विथ टेक वर्ल्ड विथ लीन मीन AI मॉडल। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। आप देखोगे कि चाइना ने बहुत समय पहले, बहुत समय से उसने बहुत सारे ऐसे ऐप्स क्रिएट किए हैं, चाहे आप इंडिया में देख लो या विश्व में किसी भी कोने पे देख लो, जिसके माध्यम से उन्होंने जम के डेटा इकट्ठा किया हुआ है। अब पहले हम लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है, चाइनीज़ कंपनीज है, इसको किसी न किसी पर्पज़ के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश की तरह नहीं है कि जैसे मान लो कि जो भी कंपनीज़ हैं वो थोड़ा इंडिपेंडेंटली अपना चीज़ें करती हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सिर्फ रेगुलेटरी कंटेक्स्ट में है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी को कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। ऐसा इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग वी आर इन अ डेमोक्रेसी। और चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत मेजर जो कंपनीज़ है उनको, उनका मतलब एक तरीके से कंट्रोल है वो चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके पास आपका रहता है। अब सालों से, मतलब बहुत समय से, है ना, जैसे टिकटॉक ऐप हो गया, ऐसा बहुत सारे ऐसे ऐप इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं जिनके माध्यम ने जम के इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये AI सिस्टम डेवलप करेंगे, देखो AI सिस्टम का जो एफिकेसी है वो किस पर निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी आपका कि डेटा आपके पास कितना है। और जिस टाइप के इन्होंने ऐप डेवलप किए हैं तो उसमें इन्होंने डाइवर्सिफाइड जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड डेटा है, अलग अलग सोसाइटी के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर, डिफरेंट जो कल्चरल कंटेक्स्ट में है, तो वो इनके पास डेटा है। तो इसके माध्यम से जो भी AI ट्रेन करेंगे ये, तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होगा। और क्योंकि डेटा इनके पास बहुत पहले से है तो इन द सेंस आप कह सकते हैं कि ज़्यादा रेलिवेंट भी होगा। ये देखने को मिला, क्योंकि ऐसा AI सिस्टम डेवलप करना और उसके लिए उसको डेटा इनके पास होना, जैसे कि AI सिस्टम या AI बेस्ड प्रोडक्ट ये बना सकें और चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, चीज़ों पर अपना जो इमरजेंस है या आप कह सकते हैं कि अपना प्रेजेंस है वो इंश्योर कर सकें और कोई इनसे कम्पीट ना कर सके। वो डेटा किसके पास है उसी पर निर्भर है, और इनके पास अच्छा खासा रेलिवेंट डेटा इन्होंने 10 साल में जनरेट आपका कर लिया है, जो कि किसी के पास आपका नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि देखो स्पेसिफिक ऐप्स बनाए हैं तो स्पेसिफिक ऐप में स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये है। ठीक है, सर्च रिजल्ट गूगल के पास भी है, बट गूगल के पास वो जो स्पेसिफिक अगर आप डेटा मांगोगे तो गूगल के पास भी नहीं है। तो ये एक है, मतलब एक मैटर ऑफ कंसर्न भी हो सकता है फ्यूचर के लिए। तो चाइना का ये डीप सीक जो आपका स्टार्टअप है, इसने एडवांस AI मॉडल क्रिएट की है, जो कि बहुत सारी जो US कंपनीज़ हैं उनसे सस्ता भी है
और ऐप स्टोर में इसको किया गया, जम के इसको लोगों ने डाउनलोड किया, इसकी रेटिंग भी बहुत हाई की। तो ये कहीं ना कहीं जो ओपन AI GPT-4 ये सारी चीज़ें हैं, इनसे जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, इनका स्टॉक भी इसकी वजह से डाउन हुआ है। सो यहाँ पे ये जो निवीरा चिप्स यूज़ किया, देखो यूएस ने भी कई सारे ऐसे एक्ट पास किए थे जिसमें कहा था कि जो एडवांस कुछ ऐसे जो चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और इन सब की ज़रूरत पड़ेगी तो हम चाइना को नहीं देंगे। पर चाइना जो मतलब नॉर्मल लेवल का जो एक तरीके से जो चिप्स हैं उनका इस्तेमाल करके इतना एडवांस AI सिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया है। क्योंकि AI सिस्टम डेवलप करने के लिए जो डेटा है वो इनके पास आपका ऑलरेडी जो है वो आपका डेटा एग्जिस्ट एक तरीके से कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो ये फाउंड कब की गई थी? दैट इज़ फाउंडेड इन 2023 बाय लियांग वेंगफेंग होंगजू। ये फाउंड आपकी की गई थी। और ये डीप सीक लॉन्च आपका हुआ था। टेक स्टॉक डिक्लाइन किए गए हैं और निविडा को भी $500 बिलियन का लॉस हुआ है। यूएस इंडस्ट्री का रिस्पांस देखोगे तो उन्हें भी है कि एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है बहुत अधिक आपका इंक्रीज़ हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो सेट फॉर हिस्टोरिक 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो चलो मेरे मन में कुछ चीज़ें आती हैं तो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बड़े बनोगे, आगे बढ़ोगे, तो मेरी बात ये ज़रूर से याद रखना, है ना। कभी इस एरिया में कुछ होता है तो वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कल मैंने एक ज़्यादा चीज़ तो नहीं, बट कल मैंने आपसे मल्टीवर्स के बारे में डिस्कस किया था। मतलब जो यूनिवर्स हम एक चीज़ मान रहे हैं तो हो सकता है मल्टीपल जो है आपका हो सके, मल्टीपल यूनिवर्स प्रेजेंट हो सके। उसके पीछे मैंने कल बहुत थॉट प्रोसेस डेवलप करके उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स डिस्कस किए, बट अभी लेक्चर में तो डिस्कस नहीं करी आपसे कर सकता हूँ। कभी इसमें कुछ किताब लिखी या कुछ हुआ तो ज़रूर से ज़रूर मैं आपसे वो बताऊँगा, ठीक है। तो एक चीज़ जो एक और आस्पेक्ट कल आई वॉज थिंकिंग कि जैसे जो यूनिवर्स है, दैट यूनिवर्स इज़ बेसिकली एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये सभी ने कहा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी है तो उसने बोला एक पॉइंट है, उस पॉइंट में है ना, वो पॉइंट है और वो पॉइंट में फिर कुछ एक्सप्लोजन हुआ, फिर यूनिवर्स इस टाइप से एक्सपैंड कर रहा है। आप अगर किसी भी चीज़ का समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है, तो आप देखोगे तो जो अर्थ है ना, अर्थ भी पहले क्या था, सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो साथ में थे, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट साथ में थे। तो मतलब अगर आप अर्थ सिस्टम को देखोगे, जैसे मान लो ये पूरा है, ठीक है, अर्थ पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, है ना, अर्थ में सुपर कॉन्टिनेंट था जिस सुपर कॉन्टिनेंट को हम पेंजिया बोलते हैं। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ समुद्र था जिसको हम पैंथैलेसा बोलते हैं। इसके बहुत सारे एविडेंस है, ठीक है, पैंथैलेसा शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये आगे मूव किए, है ना। और जो पानी है, पानी तो प्रेजेंट है, बट कॉन्टिनेंट अलग अलग जगह मूव किए। मूव होने से क्या है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं तो अलग अलग ओशियंस बन गए, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपके बन गए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अर्थ भी तो एक्सपैंड ही कर, मतलब अर्थ में ऑल्दो एक जो साइज़ है वो तो ठीक है, वो सेम, ऐसा नहीं कि अर्थ है, बट इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी तो कंटिन्यूस बेसिस में एक्सपैंड कर रहा है। मतलब कॉन्टिनेंट्स भी हैं वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं। अर्थ जो है बना किससे, पानी है, 70% आपका वाटर है। उसके अलावा जो है मतलब अर्थ की अगर आप देखोगे तो पानी है मैक्सिमम, फिर आपका कॉन्टिनेंट एरिया प्रेजेंट होता है, और ये कॉन्टिनेंट भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। अब अगर किस बेस पर ये प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ से इनको एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी का जो सोर्स आप देखोगे कई सारी, जैसे पृथ्वी के नीचे जो हीट प्रेजेंट है दैट कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर मतलब थोड़ा सा मैं इसमें चीज़ें जो बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा समझना कि देखो हर एक चीज़ जो अर्थ के अंदर मौजूद है, आप लाइट ले लो, लाइट में एनर्जी है, उसी से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप जो है फॉर एग्जांपल अगर वाटर ले लो, वाटर से एनर्जी आप जनरेट कर सकते हो। मतलब हर एक सराउंडिंग जिसको हम देख सकते हैं वहाँ पे या महसूस कर सकते हैं, उसमें किसी न किसी फॉर्म की जो एनर्जी है वो आपकी प्रेजेंट है। अब आप अगर, क्योंकि मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसमें टाइम लग जाएगा, अगर हमें यूनिवर्स की हम बात करें और यूनिवर्स के एज तक हमें रीच करना है, तो एक पॉइंट ये है, पहली चीज़ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्टडी कहती है वो ये कहती है कि जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन जो आपका कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है, तो वो एक्सपेंशन इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ एक्सपेंशन स्पीड ऑफ लाइट से हो रहा है। तो अगर आपको कोई चीज़ डेवलप करनी है तो दैट हैज़ टू बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट,
मतलब अगर किसी चीज़ को क्योंकि एक्सपेंशन स्पीड ऑफ लाइट से अगर हो रहा है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज चलने वाली चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, तब वो कहीं हम यूनिवर्स के एज तक रीच करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या यूनिवर्स पूरा का पूरा एक्सपैंड कर रहा है, या फिर जो जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी है, पृथ्वी पूरी तो एक्सपैंड नहीं कर रही ना, पृथ्वी के अंदर मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें उनका मूवमेंट आपका हो रहा है, ठीक है। उनमें आप देखोगे उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। क्या यूनिवर्स में गैलेक्सीज या दूसरी जो सोर्सेस है कि ओवरऑल जो एज है वो यूनिवर्स का फिक्स है और बाकी चीज़ें एक्सपैंड कर रही हैं, बाकी चीज़ें जो है मूव कर रही हैं, एज की तरफ मूव जो है वो आपकी कर रही हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ जो है कि मोर देन मतलब 99.9% जो चीज़ें हैं यूनिवर्स के अंदर भी देखोगे वो डार्क मैटर है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या बना सकते हैं जिससे, क्योंकि देखो अगर लाइट हर चीज़ का सोर्स है, लाइट हर चीज़ के सोर्स है एनर्जी के लिए पृथ्वी में, तो आप लाइट से तेज चलने वाली जो चीज़ है उसको आप डेवलप नहीं कर सकते हो। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से तेज जो है वो आप नहीं आप कह सकते हो कि कोई चीज़ ऐसा बना पाओगे जो कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज चले। अगर आप उस सोर्स का इस्तेमाल करते हो फ्यूल बनाने के लिए जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से लाइट है, तो फिर ऐसा हम क्या कर सकते हैं जो कि है ना, जो कि आप कह सकते हो कि जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ हो सकता है एंड इट कैन मूव मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो व्हाट आई फील इज़ कि इसके लिए जो सोर्स यूज़ किया जा सकता है दैट इज़ द डार्क मैटर, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे चीज़ें क्या है, डार्क मैटर का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, हमारी टेक्नोलॉजी बाद में जो है मे बी उस तरीके से रीच करे, उस तरीके से रीच करे जिसमें हम डार्क मैटर के कॉम्पोजिशन को हम स्टडी कर सकें। क्योंकि आप ये देखो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड, लाइट तेजी से जा रही है, ठीक है, बट दैट लाइट इज नॉट एबल टू बाईपास और नॉट एबल टू रीच, not able to penetrate the dark matter. It means the dark matter may have the higher set of energy or higher speed or higher set of energy than that, अगर आप लाइट से कंपैरिजन करो। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसका क्या हो सकता है, इस पर भी मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम यूनिवर्स की चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, चाहे वो इंफ्रारेड के बेसिस पे हो या किसी भी, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके बेसिस पर अगर हम चीज़ें जो है चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर अगर हम चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, तो मे बी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हमारा नहीं जो है हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो मैटर यूनिवर्स के अंदर है वो जिसे आजकल हम डार्क मैटर कहते हैं, डार्क मैटर इज़ मोर एनर्जेटिक, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लाइट एंड द लाइट इज़ नॉट एबल टू रीच, नॉट एबल टू बाईपास, नॉट एबल टू पेनिट्रेट, नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द डार्क मैटर। इट मीन्स जो स्टेटस है या जो आप कह सकते हैं, अब क्लासीफाई अगर आप करोगे लाइट और डार्क मैटर की को अगर क्लासीफाई हम अगर करते हैं, तो दैट जो भी चीज़ डार्क मैटर को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि विदाउट एनर्जी, एनर्जी का जो कॉम्पोजिशन है डार्क मैटर के केस में वेरी कर सकता है, लेकिन जो भी चीज़ डार्क मैटर को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से वो चीज़ होल्ड, पूरा जो यूनिवर्स वो होल्ड आपका करेगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर 99.9% है तो कुछ तो होगा, कोई तो एनर्जी होगी जो उस चीज़ को होल्ड करके रखी हुई है, या है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई तो फोर्स, कोई ना कोई एनर्जी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो दैट इज़ मोर पावरफुल, मोर आप कह सकते हो चीज़ें जो है वो ज़्यादा पावरफुल होंगी इफ़ यू कंपेयर विद दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं या लाइट है या जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम आज के टाइम पे कंसिडर करते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ बनानी है और उसे मूव कराना है ना, उसे मूव कराना है, ठीक है, एक मूव कराना है मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस चीज़ का जो फ्यूल आपको यूज़ करना पड़ेगा दैट हैज़ टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंट और जो भी एनर्जी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डार्क मैटर। मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, मतलब ये दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग।
दूसरा एक और थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी बड़े हो जाओ, आपके 2-4 लोग भी आप सुन लो और मान लो मैं ना रहूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो रहोगे, तो ये बात ज़रूर से याद रखना कि सर ने क्लास में इस बात को बोला था, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है जो पॉसिबिलिटी है, मतलब देखो, भले हम ये ज़रूर से कहें कि यूनिवर्स शब्द की करते हैं, उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट मल्टीवर्स का चांसेस ज़्यादा है। और जो लाइफ हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं एक यूनिवर्स में, जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होंगी, बहुत सारी चीज़ें, जैसा जो हमारा यूनिवर्स जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, उसमें जो लाइफ फॉर्म प्रेजेंट होगी दैट विल बी सिंगल। सिंगल का मतलब जो हम एक लाइफ फॉर्म के अंदर जो हम प्रेजेंट हैं, तो वही एक लाइफ फॉर्म प्रेजेंट होगी। जब तक, ये लाइन मेरी याद रखना, और फ्यूचर में यही होगा दैट आई थिंक, ठीक है, ये ज़रूर से होगा, जिस दिन हमने एनर्जी डेवलप कर ली, समझना बात को, जिस दिन हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे हम डार्क मैटर को आइडेंटिफाई कर सके, उसके उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सके जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है डार्क मैटर के लिए, जिस दिन हमने ये कैपेबिलिटी बने और उसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ करेंगे, उस समय हम जो भी बनाएंगे उसको यूज़ करके, दैट कैन ट्रैवल मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट and we can cross the edge of this universe. We can cross the edge of this universe and we can reach to the other, जो दूसरा, जो आप कह सकते हैं डायमेंशन है, या दूसरा जो आप कह सकते हैं दूसरा यूनिवर्स होगा, एंड इन दैट यूनिवर्स यू विल फाइंड द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। इस यूनिवर्स के अंदर देयर विल बी अ सिंगल फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉट अदर देन दैट। उसके अलावा कोई कभी नहीं मिलेगी। ये मतलब इतने सारे जो मिशंस और ये सब चल रहे हैं, दे विल ओनली ट्राई टू फाइंड अ लाइफ जो कि हमारे लाइफ के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, बोले यहाँ मीथेन हो गया, यहाँ CO2 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, उसके बेसिस पर डिफाइन करोगे हाँ लाइफ हो सकती है। बट द टिल द टाइम वी आर नॉट एबल टू रीच द एज ऑफ द यूनिवर्स एंड वी आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट यूनिवर्स, उसके बाद हम दूसरे डायमेंशन में रीच करेंगे एंड देयर वी विल फाइंड द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम अस। तब तक वी कांट डू इट, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि द इंडिविजुअल और जो अदर फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो दूसरे जो हमारे यूनिवर्स है उसके बाहर जो दूसरा यूनिवर्स आप कह सकते हो प्रेजेंट होगा, वहाँ जो लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ होगी, इट हैज़ द टेक्नोलॉजी टू ट्रैवल द डिफरेंट, मतलब हो सकता है कि दे हैव डेवलप दैट टेक्नोलॉजी और दे हैव दैट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके माध्यम से दे कैन ट्रैवल टू द, मतलब अपने यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन ट्रैवल इट। हम नहीं, हमारी कैपेबिलिटी अभी नहीं है। सो वहाँ पे चीज़ें हो सकती, बट ये तो सोचने वाली बात है, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा याद रखना, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक, जैसे अर्थ में कॉन्टिनेंट है एंड कॉन्टिनेंट इज़ ऑल्सो एक्सपैंडिंग, ठीक है, कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है, ये हमें ये समझना है, द एज ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंडिंग। कभी भी जो एज है विल नॉट एक्सपेंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मूविंग टूवर्ड्स द एज, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट विल मूव टूवर्ड्स द एज। तो अगर कोई थ्योरी ये कहती है दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, दैट इज नॉट एक्सपेंडिंग, द कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी एक्सपेंडिंग, ठीक है। जैसे गेंद है ना, क्योंकि कोई चीज़ सर्कुलर हो या सर्कुलर के किसी एक डायमेंशन में कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, वही उसको स्टेबल बना पाएगी। एंड देयर कैन बी मोर देन वन यूनिवर्स जो कि आपके प्रेजेंट होंगे। ये आज नहीं तो 40 साल बाद, 50 साल बाद स्टडी आपको ये बात ज़रूर कहेगी। मेरी बात ये ज़रूर से आप लोग याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, GSLV F-15 मिशन की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, अभी तो चलो इन्फॉर्मेशन है, तो इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च जो और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो हैज़ 100th लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। 100th लॉन्च आपका प्लान किया है। तो GSLV F-15 जो है वो
NVS जो नेविगेशनल सैटेलाइट होती है जिसके बाद बेसिस पर आपको पोजीशनिंग का पता चलता है, ठीक है, मतलब नेविगेशन के लिए जो इस्तेमाल की जा सकती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन किया है। तो अभी ये JSLV F-15 से हम NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट भी हम सेंड करेंगे, जो कि हमारे लिए एक माइलस्टोन होगा। वी आर रीचिंग टू द 100th लॉन्च की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 SLV जो है, उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट ASLV, फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहले था, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, फिर आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, फिर लॉन्च व्हीकल मार्क LVM-3 का हमने इस्तेमाल किया, फिर और NSLV का बात हम कर रहे हैं। तो नए नए लॉन्च व्हीकल्स, एडवांस लॉन्च व्हीकल्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो JSLV F-15 ये सिग्निफिकेंट लीप है फॉर इसरो, ठीक है। JSLV F-15 एक बड़े कदम की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी शायद आज क्या दिन है, आज ही ये लॉन्च होगा। ये सैटेलाइट आप याद रखना, इससे हमारी नेविगेशन कैपेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। चंद्रयान 1 आपका 2008 का था, जो कि फर्स्ट लूनर मिशन था मंगलयान 2013 में। तो पहला इंटर प्लानिटरी, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ है। चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून्स पोलर रीजन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, चंद्रयान 3 2023 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून का जो पोलर रीजन है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चैलेंज जो फेस था इसरो को देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारे जो मिशंस हैं, मतलब वो इतने सक्सेसफुल नहीं, वो मेंशन इसमें किया गया है। फिर उसके बाद हमें अभी फर्दर जो है फ्यूचर अपकमिंग जो मिशंस हैं, जैसे गगनयान, आदित्य L1, अ मिशन टू स्टडी सोलर एक्टिविटी, ठीक है। तो उसमें जो और एडवांस आपके मिशन होंगे, तो उस पर हम मतलब और हमें काम करना पड़ेगा, और आगे तक हम जो है वो जा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहीं पे टाइपिंग एरर कुछ हो जाए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर देना, है ना। तो ये कुछ ब्रीफ में है, ये चीज़ें आप देख लेना, एक थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। रिप्लेस टेबल सॉल्ट विथ लोअर सोडियम सॉल्ट। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो सॉल्ट कंटेंट है, जो WHO की जो आपकी गाइडलाइंस है, उसमें कहा गया है कि लोअर सोडियम का कंजम्पशन होना चाहिए और इसकी जगह पोटेशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये याद रखना है कि NaCl की जगह KCl की बात की जा रही है, ठीक है, सोडियम है ना। तो ये नमक ऐसा यूज़ करना, इसमें केमिस्ट्री से प्रीलिम्स बेस्ड प्रश्न जो है मेंशन हो सकता है। सो WHO ने एडवाइस किया है कि सोडियम इनटेक जो है दैट हैज़ टू बी लेस देन 2 ग्राम पर डे, जिसमें, ठीक है, आपका होना चाहिए। हाई सोडियम जो है उससे वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं। एनुअली 8 मिलियन डेथ है आर लिंक टू पुअर डाइट, विथ 1.9 मिलियन जो है हाई सोडियम कंजम्पशन की वजह से होता है। आप सोचो 1.9 मिलियन लोग की डेथ हाई सोडियम कंजम्पशन की वजह से होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्ट इनटेक है उसको रिड्यूस करना, और इसी से अगर सॉल्ट कंटेंट हम रिड्यूस करेंगे तो बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं वो आपकी धीरे धीरे रिड्यूस होंगी। इससे कंजम्पशन को रिड्यूस करना, तो आपके घर में भी देख लेना कहीं, मैं भी आज प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आज ही आर्टिकल रीड किया है। तो ये मतलब जिसमें सोडियम कंटेंट कम हो, क्योंकि देखो आजकल तो जैसे हिमालयन सॉल्ट आता है ना, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आयोडीन कंटेंट नहीं होता। आयोडीन बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, आयोडीन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अगर हिमालयन सॉल्ट का कुछ मिक्स करके और उसमें आयोडाइन भी आ जाए तो फिर तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं, उसी को यूज़ करो, खाने पीने में क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू स्टडी डिकोड व्हेन निकोबारीज पीपल केम टू द आइलैंड। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक जो पिक किया, बाकी आपका इंटरेस्ट है तो रीड कर सकते लेना। टेरेसा आइलैंड याद रखना, टेरेसा आइलैंड निकोबार आइलैंड का हिस्सा है, बे ऑफ बंगाल में आपका लोकेटेड है। और यहाँ पे इंडिजिनस जो निकोबारीज पीपल है वो है। देखो क्या है कि इस चीज़ को समझना, देखा हम लोग क्या है कि क्रॉप की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। जो क्रॉप है उसकी बायोडाइवर्सिटी सॉरी जेनेटिक डाइवर्सिटी हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत मैटर करती है, जिस तरीके से थॉट डाइवर्सिटी मैटर करेगी, है ना, इंसानों की डाइवर्सिटी मैटर करती है, किसी चीज़ का, पेड़ों की डाइवर्सिटी मैटर करती है, इंसानों के अंदर भी जेनेटिक डाइवर्सिटी मैटर करती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, और वो जो जीन्स हैं, आज कोई भी इंसान या कोई भी प्रजाति या कोई भी अगर इस एनवायरनमेंट में अपने आप को सस्टेन कर रहा है तो उसके अंदर जेनेटिक इवोल्यूशन हुआ है और वो एक स्टेबिलिटी तक रीच किया है। स्टेबिलिटी रीच करने के बाद ही वो जो है आज एक आप कह सकते हो कि है ना, मतलब एक तरीके से अपने आप को इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पा रहा है। तो ऐसी कितनी जीन्स हैं, 1 जीन है, 2 जीन है, 1000 जीन है, कितनी जीन्स हैं जो कि इस तक रीच की हैं, ये हाईलाइट करेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी में। तो बहुत सी बीमारियां, बहुत से इश्यूज आएंगे जब तक एनवायरनमेंट में बदलाव होगा। क्योंकि आप देखो ना, आप कहाँ रह रहे हो,
आप एक पॉल्यूटेड एयर में हो, आप एक पॉल्यूटेड, हर चीज़ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट आज हमें रहना पड़ रहा है। सोशल पॉल्यूशन है ना, सोशल पॉल्यूशन की वजह से थॉट का पॉल्यूशन है ना, इसके अलावा एयर का पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन, हर चीज़ है। तो अब जो जीन्स होंगी वो जीन्स ऐसे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में आपको कब तक आप अपने आप को सर्वाइव करोगे। अगर बैक्टीरिया, अगर माइक्रोस्कोपिक जो जीव हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं, वो अपने आप को इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और आपका शरीर अगर उस तरीके से, आपकी जो कमिंग जनरेशन है उनमें जेनेटिक लेवल पे बदलाव नहीं हुआ, तो सर्वाइव करना मुश्किल है, नामुमकिन है। दुनिया भर की बीमारियां होती चली जाएंगी। और ऐसी स्थिति में जब हम जीन साइलेंसिंग या जीन थेरेपी या जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन मेडिसिन जैसी चीज़ों को हम जब डेवलप कर लेते हैं, तो उस स्थिति में अगर आप इंसानों में जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जहाँ पे आपने जीनोम सीक्वेंसिंग करके या जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से इंसानों के जीन के बारे में आपकी जानकारी है, तो फ्यूचर के अंदर बहुत सी जो बीमारियाँ हैं उसको हम टैकल कर सकते हैं जीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ये चीज़ ध्यान में रखने से जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत मैटर करती है। अब आप देखोगे जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी, उन्होंने अपने आप को पूरा आइसोलेट करके रखा, जो सही में ट्राइबल कम्युनिटी जो एग्जिस्ट आपकी करती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो वो अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर रखा है, और आइसोलेशन की वजह से किसी भी प्रकार का जेनेटिक इंटरेक्शन नहीं होता। जेनेटिक इंटरेक्शन का मतलब जैसे मान लो मैरिज होना, फिर रिप्रोडक्शन होना, फिर जेनेटिक जीन ट्रांसफ़र होना, ऐसा उन्होंने अपने आप को बचा रखा है। इस स्थिति में उनके जो जीन्स है दे आर प्योर टू एनवायरनमेंट, और वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें, जो जानकारी, जागरूकता जो है वो हमें मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉप्स फ्लावर क्या होता है। कॉप्स फ्लावर क्या है कि इसे एमॉर्फोफैलस टाइटेनम भी बोलते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रिनाउंड फॉर इट्स फ्रिक्वेंट मतलब ऑर्डरस ब्लूम, तो ये इसकी 3 मीटर की हाइट होती है, ठीक है। रीड इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ये इस टाइप का है, गूगल में इमेज देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ साल में एक बार ब्लूम करता है। लास्ट सिडनी में 2010 में मतलब खिला था ये। न्यूयॉर्क की बात करें तो ठीक है, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में एक साथ इसने ब्लूम किया है, मतलब ये आपका जो फूल खिलता है। तो कॉस फ्लावर जो है इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आती है, लाइक रॉटिंग फ्लेश की तरह स्मेल आती है। अभी जो है ये जो स्मेल है, ये इसमें कई सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट होता है, उसके बाद ये पॉलिनेशन होता है। तो इंसेक्ट जैसे बाउब फ्लाइज है, कैरियन बीटल्स है, ये इसके मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो प्लांट जो है इट एमिट्स अ मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड, आइसोवैलेरिक एसिड और आइडोल, ये कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपका इसमें आपका एमिट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एमिशंस हैं इवनिंग और नाइट में ज़्यादा आपका होता है, फिर पॉलिनेशन उससे आपका बढ़ता है। तो इसके पॉलिनेशन का प्रोसेस है, तो ये एनवायरनमेंट के कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, सिडनी न्यूयॉर्क में एक साथ ब्लूमिंग आपकी हुई है, कई एक साथ जो है, तो उसके सराउंडिंग में लोग इसको मतलब विजिटर्स और ये सब देखने को पहुँच गए हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना, बाकी आप चाहो तो रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं जीबीएस के बारे में। जीबीएस बेसिकली गुलैन बैरन सिंड्रोम है, तो इसके ऊपर हमने कल मतलब पहले मैंने डिस्कस किया था, बस इसमें एक ध्यान में एक चीज़ मैंने कल नहीं बताई थी, इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज़ कैम्पाइलोबैक्टर जिजोनी, इस बैक्टीरिया की वजह से आपका होता है। और ये भी याद रखना कि ये जो बैक्टीरिया है ये मतलब बहुत से फूड जो कंटामिनेटेड फूड है जो भी उनसे उनमें है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो पुणे के अंदर केसेस काफ़ी सारे, शायद अराउंड 100 के आसपास केसेस है। इसे न्यूरोलॉजिकल ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये मैंने एक्सप्लेन भी आपको रखा है कि आपका ही इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ हो जाता है, आप ही के ऊपर जो है वो आपके जो चीज़ें हैं उसको ख़राब करना शुरू कर देगा, अटैक करना शरीर को शुरू कर देगा। तो ये है आपका। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, इसका ट्रीटमेंट और सब पहले के लेक्चर्स में डिस्कस्ड है, तो ये आप गो थ्रू हो जाना। बस ये ध्यान रखना कि बैक्टीरिया की वजह से आपको कॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं टंगस्टेन के ऊपर है। टंगस्टेन के ऊपर ज्योग्राफी का प्रश्न आ सकता है, प्लस माइनिंग जैसी चीज़ों में सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब चीज़ें, इस पर जो आर्गूमेंट्स हैं, जैसे अभी तमिलनाडु और सेंटर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसको आप कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे नायाग्रा पट्टी टंगस्टेन ब्लॉक है। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने जो ये आपका टंगस्टेन ब्लॉक ऑक्शन मदुरई में आपका हो रहा था उसको रोक दिया है, और क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट आपका कंटिन्यूस बेसिस में चल रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे लगभग माइनिंग के लिए कहा गया था, जो कि अवार्ड किया गया था वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को, बट लोकल कम्युनिटीज़ और एनवायरमेंटलिस्ट को चिंता थी कि क्या अफेक्ट होगा। अब यही चीज़ें हैं, देखो अगर आप रियल सेंस में देखोगे तो एनवायरनमेंट का नो डाउट एक बड़ा कंसर्न है।
अब अगर सपोज़ करो कि आप ऐसे इस चीज़ को अगर हम फेवर करने लग जाए, तो आप देखो अगर रशिया एक्सप्लॉइटेशन आर्टिक रीजन का करने लगे, यूएस आर्टिक रीजन अलास्का का एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाए, पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज करके, और वो अपना अपना जो एनर्जी नीड है वो पूरी करेंगे, तो एनवायरनमेंट वहाँ पे मतलब पूरा डैमेज हो जाएगा। फिर वो कितनी चीज़ें सस्टेनेबल हैं वो देखने वाली बात है। इवन आप अगर स्टडी देखोगे तो ये भी कहते हैं कि इवन जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हुआ है ना, तो देखो कई चीज़ें हैं, जैसे जो आप समझो, देखो बहुत ही सिंपल भाषा में समझना है, बेसिक लेवल पे है। पृथ्वी है ये, और इस पृथ्वी के अंदर इसका एक कॉम्पोजिशन है, जैसे एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर अगर आपने पानी भर दिया, बड़ा गुब्बारा, उसको ऐसे रख दो, तो गुब्बारा जो है अपना स्टेबल रह के खड़ा रहेगा। धीरे धीरे अगर उस गुब्बारे से पानी निकाल दोगे तो आप देखो या तो गुब्बारा फट जाएगा या गुब्बारा डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा, या जैसे जैसे आप हवा भी निकलती है तो गुब्बारा जो है वो एक तरीके से मतलब उसका ऐसा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। पृथ्वी भी आप देखोगे कि आसमान में लटकी हुई है, ठीक है। देर आर सर्टेन फोर्सेस, बहुत सारे डिफरेंट सेंट्री पिटल फोर्स और बहुत सारी जो फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस है जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी जो रीच की और वो अपनी धुरी में घूम रही है, ठीक है, पर्टिकुलर इंक्लिनेशन की तरफ। बट जैसे जैसे अगर आप जैसे जैसे मान लो आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन या जैसे जैसे ऐसी चीज़ों का जिससे कि अर्थ का कॉम्पोजिशन, या आप कह सकते हो कि अर्थ में जो मास है दैट इज़ अफेक्टेड, रिड्यूस्ड, कुछ ना कुछ अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में जो अर्थ का इंक्लिनेशन होगा वो भी अफेक्ट होगा। ये अभी तो स्टडी बहुत ही कम आई है, मैंने तो जब स्टडी तो पब्लिश अभी हुई थी इस चीज़ को 2-2.5 साल पहले ही बोला था, ठीक है। बट अभी हम लोग ऐसा आर्टिकल तो लिखते नहीं हैं, तो ऐसा इतना कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही सिंपल भाषा में समझो तो ये चीज़ आपकी होती है, ठीक है। तो तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नयारपट्टी जो ब्लॉक है, अरिटापट्टी तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, जो कि पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है। सो वहाँ पे होगा तो लोकल इकोसिस्टम भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कहा गया कि इस माइनिंग की वजह से केव टेम्पल, जैन टेम्पल, तमिल ब्राह्मण स्क्रिप्ट, हैबिटेट ऑफ रेयर स्पीसीज़, वो सब कुछ अफेक्ट होगा। टंगस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टंगस्टेन तो हर जगह नहीं हो सकता। या वोल फ्रेम की बात करें तो ये मेटल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, डिफेंस हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में है। अब मान लो चाइना हाथ देने से मना कर दे और दूसरे देश जहाँ से हम लेते हैं वो मना कर देगा, तो हमें तो सोर्स चाहिए ना, हमें कहीं से तो करना पड़ेगा इंतजाम, हमारे देश के अंदर है, तो ये चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। तो टंगस्टन इज इंडिजियस रेयर इन इंडिया, ओनली 5% ऑफ द कंट्री का जो टंगस्टन माइनिंग रिसोर्सेज, ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल में है। रेस्ट जो है कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और जो है महाराष्ट्र के अंदर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना, देखो इसमें ये तो जो मैंने आपसे बात की वो तो एक इन्फॉर्मेशन है। आपका माइंड कहाँ जाना चाहिए कि अच्छा देखो यार, एक तरफ इकोनॉमी को आपको देखना है, आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आपको स्पेसिफाइड रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेसिफाइड रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके आप इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन की तरफ जाओगे तो किस स्थिति में चीज़ें रहेंगी, देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये देखना, तो इम्पैक्ट ऑफ क्लासिफाइड डी नोटिफाइड ट्राइब्स की अगर बात करें, पॉलिटी का टॉपिक देख लो, कैटेगराइजिंग 268 डी नोटिफाइड सेमी नोमेडिक एंड नोमेडिक ट्राइब्स की बात की गई। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिसेंटली मेड अ ग्राउंड मेकिंग मूव बाय कैटेगराइजिंग 268 डी नोटिफाइड सेमी नोमेडिक एंड नोमेडिक ट्राइब्स को क्लासिफिकेशन की बात की गई है। सो सर्वे किसने कंडक्ट किया है, दैट इज एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट भी किया है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, है ना, इसके अंदर। देखो क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है कि देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम बहुत सारी सरकारी पॉलिसीज़ है और वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए हैं, अगर आप क्लासीफाई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा विद इन ट्राइबल कम्युनिटी के डिफरेंट सेक्शन को क्या नीड है, और उस प्रकार से आप पॉलिसी फ्रेमवर्क करोगे, उनकी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बना के आप करोगे। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, देखो चीज़ें क्या है कि जो भी पॉलिसीज़ हमने मार्जिनाइज सेक्शन के लिए बनाई है या ऐसी समाज जहाँ जो पीछे रह गया था या पीछे रह गया है, तो उनको आगे कैसे बढ़ाएं, ये हमें देखना है। क्योंकि रिसोर्सेज देखो हर चीज़ का लिमिटेड है ना। अब है ना, तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, उनके कंटेक्स्ट में देखो चीज़ें लिमिटेड है, तो उस स्थिति में उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, तो इसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है, आगे वो चीज़ें हैं। तो कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, लगभग 63 कम्युनिटी अभी भी ट्रेसेबल नहीं है, नॉट ट्रेसेबल, सो मे बी दे हैव एसिमुलेटेड इनटू अ लार्जर ग्रुप, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पे कहा गया तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 19, कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल जो है 1924 में कर दिया गया था, ठीक है, उनका मार्जिनलाइजेशन जो है बहुत हुआ था, और 1949 में इसको रिपील भी किया था।
फिर वेरियस कमीशन जैसे फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, आइडेट कमीशन, उन्होंने भी ट्राइबल्स जो है उनको कम्युनिटी को क्लासीफाई करने की बात की गई। तो लिविंग मैनी कम्युनिटीज अनरिकॉग्नाइज, आइडेट कम्युनिटी कमीशन है लाइक है ना, दे हैव आइडेंटिफाइड ओवर 1200 ट्राइब्स दैट कुड नॉट क्लासीफाई देम ऑल, ठीक है, उन्हें क्लासीफाई नहीं कर पाए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है यहाँ पे कैटेगराइजेशन की बात भी की है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन, जैसे कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं एस.सी.एस.टी को वो आपका मिल सके। अब आपको देखो उनसे कब कंपैरिजन नहीं करता। अभी जैसे हमने देखा कि निकोबार के अंदर जो टेरेसा आइलैंड है वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है। अब यहाँ कोई अर्बन क्लास में कोई ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, अब उन दोनों को आप कैसे इक्वेट करोगे? अगर आप वेलफेयर स्कीम बनाओगे तो जो अर्बन एरिया में कोई जो ट्राइब से बिलोंग करता है उनकी नीड अलग होंगी, उनका अलग चीज़ें रहेंगी, तो उनके लिए पॉलिसी अलग होनी चाहिए। और जो वहाँ है तो उनके लिए आपको स्पेसिफाइड पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा जो कि उनकी नीड को पूरा करे। अब इसमें डिपेंड करता है कि इसका क्या थॉट प्रोसेस है। अब किसी को मान लो कि कोई भी, अगर मान लो किसी बेनिफिट कोई भी पॉलिसी का अगर कोई उठा रहा है तो इसमें बहुत इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं कि मेरा चला जाएगा। अगर आप सच में पूरे अपने कम्युनिटी का हमें अगर विकास करना है तो हमें कुछ चीज़ें जो है छोड़नी भी पड़ेंगी, जिससे कि जिनके पास नहीं है उन तक वो चीज़ें रीच करें, बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोटिफाइड सेमी नोमेडिक कम्युनिटी ये है तो है ना, इस पर दो मतलब थॉट प्रोसेस हैं। तो ये है कि सभी बेनिफिट, ठीक है, सभी तक बेनिफिट रीच करे, और दूसरा कहा गया कि इनका अलग से क्लासीफाई कर दो, इनको अलग से सारी चीज़ें कर दो, ऐसा है। तो यहाँ पे स्पेशल कमेटी है, हाँ ठीक है। तो ये जो है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वो उसका हिस्सा है, इसलिए इसको बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें देखी जा रही हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू दिस रिकमेंडेशंस, फिर उसमें जो मोर इंक्लूसिव ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसीज हम बना सकते हैं, क्योंकि तो फाइनली सरकार अपने रिसोर्सेज को अगर वो ट्राइबल हमारी जो कम्युनिटी उनके बेनिफिट के लिए करना चाह रहे हैं तो उसको हमें वैसा करना पड़ेगा। अब देखा देखी में नहीं कि किसी को खुश करना है कि कोई ट्राइबल है ही नहीं और वो पैसा मतलब वो फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा ना कि जो बेनिफिट जो ट्राइबल है ही नहीं, तो जो बेनिफिट है जो उनको दिया जा रहा है, तो जो सही में जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड उनको वो बेनिफिट कैसे दिया जाए ये तो देखना पड़ेगा, या किस टाइप से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उन बेनिफिट को, ठीक है। तो ये सोच के देखो, ये चीज़ें ना बहुत ही मतलब बहुत मेच्योर माइंड चाहिए इसके लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेच्योर माइंड चाहिए। मान लो मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कहीं हो सकता है कि किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे नहीं 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 सर ने ऐसे बोल दिया है ना हमारे लिए, तो वो आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखना। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसके कंटेक्स्ट में सोचोगे तो यू विल सी कि हाँ, हमें जो ऐसी जब निकोबार आइलैंड में, आइसोलेटेड आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं, हम उनको उनका बेनिफिट हम नहीं छीन सकते ना, वो हमें देखना पड़ेगा, हमें सेपरेट पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी। अब वो कैसे सेपरेट लेकर आना है उस पर एक डिस्कशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका वो उन्होंने बोला कि यार जो जैसे इंडिया में क्या होता है आप देखोगे, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं ही जब हम लोग के जो कॉलेज लेवल पे कुछ फ्रेंड्स थे, तो आप मानो कि उन्होंने क्या किया कि उनका जॉब लगा किसी प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जाके उनको यूएस के अंदर जो है वो मिल गया, क्या बोलते हैं, मतलब काम करने लगे वहाँ की कंपनी में, जो एक क्या बोलते हैं ऑन साइट में प्रोजेक्ट होता है। अब वो प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने मैरिज अपनी वैसे ही प्लान की, है ना। प्रेगनेंसी जो प्लान हुई वो भी मतलब है ना, वो भी उसी प्रकार से प्लान हुआ कि जो बच्चा है उसका जन्म ऐसा किया कि जैसे मान लो कि बच्चे का जन्म होना है, उसके बाद जो वाइफ है उस समय उनको वहाँ बुलाया गया जिससे बच्चे का जन्म जो है वहीं पे हो। तो मतलब इस टाइप का जो एक आप कह सकते हो कि एक प्लानिंग टाइप चीज़ें चलती हैं। तो वो तो ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि वो एक तरीके से वहाँ गए, जाने के बाद मतलब क्योंकि वो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं वहाँ गए, और है ना। लेकिन इलीगल जो माइग्रेंट्स आपके बहुत सारे आता है ना, तो जो यूएस का कहना है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहना है कि अगर कोई भी ऐसा जन्म ले, क्योंकि उनका 14th अमेंडमेंट एक्ट में भले आपके पेरेंट्स का क्या स्टेटस है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सिटीजन हो नहीं हो, बट अगर आपका बच्चा यूएस में जन्म हुआ तो अपने आप यूएस के सिटीजन हो जाते। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है खास तौर से इलीगल माइग्रेंट्स के द्वारा, तो ये इस चीज़ को किया गया। बट अगर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है यूएस के प्रेसिडेंट का, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया, कुछ कोर्ट ने कहा कि ये जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 14th अमेंडमेंट के खिलाफ है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाईपास नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ठीक है। चलो, रिपब्लिक डे ऑफर आज आपका चल रहा है, और ख़ास तौर से देखो क्रैश कोर्स मिस मत करना,
ठीक है। तो ये अराउंड 4500 के आसपास आपका प्राइस रहेगा आप डिस्काउंट कोड लगाने के बाद। इसमें देखो मैं आपको साइंस टेक भी है, एग्रीकल्चर भी है, आईआर भी है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी कोल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, मैपिंग है, उसका 2 साल का करंट अफेयर्स, मतलब एक ऐसा कोर्स जिसमें सब कुछ है। आपने कहीं और भी पढ़ रखा है, कहीं और भी ज्वाइन कर रखा है, वो नोट्स बेस्ड तैयारी कराएंगे। मेरा जो कोर्स रहेगा इसमें आपको PT 730 मतलब न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा कंटेंट रहेगा, प्लस जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं इसमें ऑथेंटिक सोर्सेस जो है वो रहेंगे। तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्लासेस जो आप करोगे, और बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं होंगी, 4-4 घंटे की नहीं होंगी, कंटेंट टू द पॉइंट। और मैं लेक्चर को अपलोड करता हूँ इससे कि उसी चीज़ को अगर मैं आके आपको सामने पढ़ाऊँगा तो फटाफट वो जो काम आधे घंटे में होगा 2 घंटे में होगा, इधर उधर की बातें और ये सब है। तो मेरा बहुत ही सिंपल फॉर्मुलेशन है, रिकॉर्ड द सेशन एंड अपलोड इट, जिससे कि चीज़ें जो है डायरेक्ट आप तक रीच करें। कोई क्वेरी है आपके पास, मेरा नंबर है, सर ये वाला चीज़ समझ में नहीं है, आप हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये एक कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर रहे हैं, 50% ऑफ है। मेंटरशिप प्रोग्राम है, PT 730 है। उसके बाद हिस्ट्री का जो रिवीजन बैच भी है, सुपर 10 जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, तो ये है। तो ज्वाइन करने के लिए आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या सौरभ पांडे UPSC.com जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो। लैपटॉप में क्लासेस करना तो लॉगिन बटन पे जाओ, टेलीग्राम चैनल भी इस पे दे रखा है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। अलग से टेलीग्राम चैनल हिंदू के PDF के लिए है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, ठीक है। इससे आपकी मैपिंग की क्या तैयारी है वो आइडिया लग जाएगा। इफ़ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन विद इन 3 मिनट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर करना। अगर आप 3 मिनट के लिए तो आपकी तैयारी ठीक है। अगर आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, चीज़ों को आप सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। कोई क्वेरी है तो नंबर आप याद रखना 9057921649। प्लीज़ मैसेज करें क्योंकि उसमें कॉल की सुविधा नहीं है, तो मैसेज आप करें और ज़रूर से रिप्लाई होगा। अगर मेरे लायक कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर से कॉल कर लूँगा पर्सनली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।